स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के वन लाइनर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कल हमने पढ़ाया, जो कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया। उसी क्रम में आज वन लाइनर प्रश्नों की दूसरी क्लास आप लोगों के समक्ष मौजूद है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, उपन्यास नामक मासिक पत्रिका कौन निकालता था? इसका सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु का यह कथन उनकी किस पुस्तक में है? तो ध्यान रखेंगे, कालचक्र नाम की पुस्तक में भारतेंदु जी ने लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। तो आपको इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। और सन 1873 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी को हरिश्चंदी हिंदी कहा है। ठीक है, हिंदी नई चाल में जो ढली है इसी को हरिश्चंदी हिंदी कहा है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ध्यान रखेंगे, देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? तो इसका जो सही उत्तर है भाषा योग वासिष्ठ। परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा योग वासिष्ठ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसके रचनाकार कौन है। आप सभी के जो उत्तर होते हैं वो हम ध्यान से देखते हैं, इसलिए कमेंट करके आप बताएंगे तो बेहतर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देने वाले या स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर है ग्रियर्सन। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, विशिष्ट पदरचना रीति। विशिष्ट पदरचना रीति है, यह सूत्र किस आचार्य का है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है वामन। सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है, यह काव्य पंक्ति रीति काल के किस कवि की है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है पद्माकर। सेनापति के गुरु का क्या नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हीरामणि दीक्षित। अगला पॉइंट देखते हैं। भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है द्रविड़। द्रविड़ों के प्रभाव से, द्रविड़ भाषा के प्रभाव से भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास होता है। अगला पॉइंट है, पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ध्यान रखेंगे, यह कथन बच्चन सिंह का है पद्माकर जी के विषय में कि इनकी भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। अगला पॉइंट है, दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, यह किस विद्वान का कथन है? तो ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। अगला पॉइंट है, नंददास की जड़िया उपाधि को सार्थक बनाने वाली रचना कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, रास पंचाध्यायी के आधार पर नंददास को जड़िया कहना उपयुक्त ठहरता है। नंददास को जड़िया कवि किसने कहा है? कमेंट करके जिनको जानकारी हो जरूर बताएं। अगला पॉइंट है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह किस आचार्य का पद है? तो ध्यान रखेंगे, यह कुंतक का है। वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये जब आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कुंतक का। और शब्दार्थों सहितो काव्यम जब आएगा तो भामा को ध्यान रखेंगे आप। लोकगीत को आर्येतर सभ्यता की वेदश्रुति किसने माना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने लोकगीतों को आर्येतर, आर्यों से इतर सभ्यता की वेदश्रुति माना है। ठीक है। अगला पॉइंट है, अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे, यह किसकी प्रसिद्ध व्यंग रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है शरद जोशी। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कृति किस पुस्तक में बताया है? तो ध्यान रखेंगे, नामवर जी ने परिंदे कहानी पर, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी पर 3 लेख कहानी नई कहानी पुस्तक में लिखे हैं, जिसमें उन्होंने परिंदे को नई कहानी की पहली कृति स्वीकार किया है। किस लेखक के बचपन का नाम आनंदीलाल था? तो ध्यान रखेंगे, जैनेन्द्र के बचपन का नाम आनंदीलाल था। आगे पॉइंट देखते हैं। किस राजा ने बुद्धिसेन का नाम बोधा रखा? तो इसका जो सही उत्तर है पन्ना नरेश खेत सिंह ने। बोधा जो रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों के रूप में प्रसिद्ध हैं,
बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था और बोधा नाम उन्हें पन्ना नरेश खेत सिंह ने दिया है। और बोधा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति कल हमने कम्युनिटी पोस्ट में और अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर की थी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार पंक्ति है। आप सभी यदि ग्रुप में नहीं हैं तो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करके देखें। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हम पोस्टर के रूप में भी शेयर करते रहते हैं, जिससे आप सभी पोस्टर के रूप में भी उन पंक्तियों से परिचित होते रहेंगे। और ये सारे पॉइंट्स जिस तरह से आपको दिखाई पड़ रहे हैं आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर को संपर्क करके उस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो और ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से नोट्स को। LT की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये नोट्स। अगला पॉइंट देखते हैं, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के माता पिता का क्या नाम रहता है? तो ध्यान रखेंगे, स्कंदगुप्त की माता का नाम देवकी और पिता का नाम कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक के रूप में कौन सा पात्र रहता है? तो इसका जो सही उत्तर है मुदगल। मुदगल जो रहता है वो स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक के रूप में है। विदूषक वो है जो कटाक्ष करता है, जो व्यंग करता है, जो अपने व्यंगों के माध्यम से यथार्थ प्रश्न को खोलता है। आज के दौर का यथार्थ उस दौर में विदूषक के रूप में देखा जाता था, नेगेटिव पात्र के रूप में देखा जाता था। यानी बहुत कड़वा सच बोलने वाला जो पात्र है वो विदूषक कहलाता था संस्कृत नाट्य परंपरा में, और वो था मुदगल। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रसाद के किस नाटक में भारत पर सिकंदर के आक्रमण की योजना है? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव है, आक्रमणों के माध्यम से नाटक की पूरी योजना की गई है। और उसमें भी सिकंदर के आक्रमण, यवन आक्रांता रहते हैं ये सभी ग्रीस से आए हुए, तो इन सभी के आक्रमण के पूरे परिवेश में इस नाटक को लिखा गया है। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का मूल नाम क्या रहता है? तो ध्यान रखेंगे विष्णुदत्त। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के पिता का क्या नाम रहता है? तो ध्यान रखेंगे चणक। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया के पिता का क्या नाम रहता है? सिल्यूकस। ध्यान रखेंगे, सिल्यूकस जो होता है वो सिकंदर का सेनापति होता है और उसी की पुत्री होती है कार्नेलिया, जो गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये ध्यान रखेंगे, कार्नेलिया ने गीत गाया है। कार्नेलिया सिल्यूकस की पुत्री है और सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। चंद्रगुप्त नाटक में किस विदेशी प्रजाति का आक्रमण होता है? तो ध्यान रखेंगे, यवन प्रजाति जो ग्रीस से आई रहती है। सिकंदर के जो नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण होता है उसी को केंद्र में रख के ये नाटक लिखा गया है। अगला पॉइंट है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त किस आक्रांता के दुर्ग में स्त्री वेश धारण करके उसकी हत्या करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है शकराज। शकराज शकों का राजा रहता है, शक प्रजाति का, और जो ध्रुवस्वामिनी को युद्ध में उपहार के रूप में पाना चाहता है। रामगुप्त जो चंद्रगुप्त का भाई रहता है वो बहुत ही निकम्मा किस्म का शासक होता है, मगध साम्राज्य का शासक होता है, और वो बड़े आसानी से ध्रुवस्वामिनी को दे देना चाहता है शकराज को युद्धों से बचने के लिए। लेकिन चंद्रगुप्त जो ध्रुवस्वामिनी से प्रेम करता रहता है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता और शकराज के महल में, दुर्ग में ध्रुवस्वामिनी बन के स्त्री वेश धारण करके जाता है और शकराज की हत्या करता है, उसका वध करके वहाँ साम्राज्य स्थापित करता है अपना। तो ध्यान इस बात का रखेंगे कि चंद्रगुप्त ने शकराज के दुर्ग में प्रवेश करके स्त्री वेश धारण किया हुआ था। तो दोस्तों, ये वन लाइनर के रूप में ये सारे फैक्ट्स हमने आपके समक्ष रखे ताकि आप कम समय में महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स को एक साथ तैयार कर सकें। परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। संभावना बहुत होती है इनमें से कोई न कोई प्रश्न आपके समक्ष जरूर टकराएगा। तो जो भी वन लाइनर क्लासेस या जो भी प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं लगातार उनमें बने रहें। बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन बहुत लेट से पहुंचता है, तो आप चैनल पे एक बार विजिट करके भी देख लें। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसके माध्यम से या हमारी क्लासेस के माध्यम से कुछ न कुछ नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में हमारे ये सारे पॉइंट्स आपको व्यवस्थित ढंग से मिलेंगे। उसे ऑर्डर करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।